हमें अपनी शरण में रखे। तुम मखतूल सफेद सपियल हम बपुरे जसकीरा, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा। हे सतगुरु जी, आप तो सफेद और पीले रंग की रेशम हो। मखतूल कहते हैं रेशम को। तुम मखतूल सफेद सपियल, सफेद सपियल यानी पीले रंग की रेशम हो, और हम बपुरे जसकीरा, हम कीड़े की तरह है। सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा। ये शब्द अमृत वाणी का शब्द है। सतगुरु रविदास जी महाराज की 40 वाणियों में से एक शब्द आपके बीच पढ़ रहा हूं। सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा। हमें मधुमक्खी की तरह, मधुप मखीरा शहद की मक्खी की तरह मिलकर रहने का आदेश दे रहे सतगुरु रविदास जी महाराज। और शहद की मक्खी की कुछ खासियत होती है बंधुओं। क्या खासियत होती है? एक खासियत तो ये होती है कि वो छत्ता बनाती है, अपने लिए एक ठिकाने का प्रबंध करती है जहां सभी मक्खियां इकट्ठी हो सके। ये छत्ता है वो। सतगुरु समनदास जी महाराज ने बड़ा परिश्रम करके मंदिरों का और आश्रमों का निर्माण कराया। किस लिए? ताकि समाज के लोग इकट्ठे हो सके, एक जगह बैठ सके, अपनी चर्चा कर सके, अपनी दुख सुख की बात कर सके। वहां पर कुछ सामाजिक गतिविधियां वहां पर हो सके, कुछ धार्मिक गतिविधियां वहां पर हो सके। इसलिए ये जरूरी छत्ते का निर्माण करना। दूसरा, यदि कोई मधुमक्खी को पत्थर मारे तो क्या होता है? ठीक हो जाता है, सेहत बन जाती है उसकी, और प्रसाद आसपास वालों में भी बढ़ जाता है। जो उसकी संगत कर रहे थे ना पत्थर मारने की, अभी संगत की बात चल रही थी, जो उसका संगत कर रहे थे वो सेहत उनकी भी बना देती है मधुमक्खियां। यानी जो प्रहार कर रहा है, जो हक और अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहा है, उसके प्रति जवाब देते हैं, वो उस पर आक्रमण भी करते हैं, उसका बदला भी लेती है। और एक और बात है मधुमक्खी की, वो क्या? फूल पर बैठती है ना, और फूल पर बैठकर उससे शहद तैयार करती है। और वो शहद अपने लिए तैयार नहीं करती, उस शहद का संरक्षण करती है। शहद अपने लिए तैयार नहीं करती है, आने वाली पीढ़ी के लिए, जनसेवा के लिए, मानवता की भलाई के लिए शहद तैयार करती है। इसलिए हे समाज के लोगों, तुम भी मधुमक्खी से सीखो कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ जरूर करके जाओ, अन्यथा आने वाली पीढ़ी कहेगी कि ये लोग बुज़दिल थे, ये लोग कायर थे, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बोलो जी संत श्री रमणेश्वर रविदास जी महाराज के। एक और खासियत होती है मधुमक्खियों की, शहद की मक्खी की। क्या? शहद की मक्खियां लीडरशिप को फॉलो करती है। जो रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी का अनुसरण करती है। अलग अलग सारे विभाग बटे होते हैं उनके। शहद बनाने वाले कौन है, छत्ता बनाने वाले कौन है, सिपाही कौन है, और छोटे बच्चों की देखभाल करने वाले कौन है, वो सब विभाग बटे होते हैं। और रानी मक्खी एक होती है, यानी लीडरशिप का अनुसरण कर रही होती है मधुमक्खियां। इसलिए तो सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा। हमें उस लीडरशिप को भी स्वीकार करना होगा, उस नेतृत्व को भी स्वीकार करना होगा। सतगुरु रविदास जी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सतगुरु समनदास जी महाराज, इनके नेतृत्व को स्वीकार करना होगा, और अपने आलिमों के नेतृत्व को स्वीकार करना होगा, अपने संतों और गुरुओं के नेतृत्व को स्वीकार करना होगा। तब जाकर के बदलाव होगा। और भाई, यदि हम अपने आप में ही लगे रहे ना, अपने आप में ही लगे रहे, तो कुछ नहीं होगा। चौधरी तो एक भला और चौधरी एक ही हो, और जिस घर में हो जा सारे चौधरी, वहां नाश जल्दी हो। स्वीकार करना होगा, उस बात पे विचार करना होगा। मेरी जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा न कीनी, कह रविदास चमारा। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि मेरी जाति
को छोटा समझा जाता है और जो मेरा जन्म है उसको भी ओछे कुल में माना जाता है कि चमार वंश में जन्म हुआ है। परंतु मैंने आन देव की पूजा नहीं की, राजा राम की सेवा न कीनी कह रविदास चमारा। मैंने उस राम की सेवा की है जो सबसे अलग है, सबसे भिन्न है। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, अब 2 मिनट में अपनी बात को पूरी करने जा रहा हूं और इन 2-3 मिनट में हो सकता है कुछ प्रश्न भी पूछ लूं आपसे। जो कुछ आपको सुनाया है उसमें से हो सकता है वो प्रश्न। एक जयकारा बुलंद करेंगे। बोलो जी संत श्री रमणेश्वर गुरुदास जी महाराज के। संगत का प्रभाव है ये। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जिनके चरणों में बैठ करके मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और गुरुजी ने मुझे कहा कि तूने पढ़ाई बहुत कर ली, अब समाज को कुछ देने का वक्त है। मेरी नियुक्ति गुरुजी ने जगाधरी आश्रम पर की, फरकपुर में। वहां हमने देखा कि महीने के 30 दिन और 1 दिन सत्संग लगती है। हमने सोचा कि बाकी दिन क्या करेंगे हम यहाँ पर। हमने एक फ्री कोचिंग सेंटर शुरू किया आश्रम पे, एक कंप्यूटर सेंटर शुरू किया और उसका हमें रिजल्ट मिला। रिजल्ट ये मिला कि आज सैकड़ों बच्चे सरकारी नौकरियों पर है डेरा फरकपुर से पढ़ाई करने के बाद। बोलो जी संत श्री रमणेश्वर गुरुदास जी महाराज के, आचार्य श्री कंवरपाल सिंह ब्रह्मचारी जी महाराज के रिजल्ट मिला उसका। साथ ही गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल की तैयारी चल रही है। ऐसा स्कूल जैसा यूरोप में होता है, जैसा अमेरिका में होता है, उसकी तर्ज पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उस विद्यालय में पढ़े, क्योंकि शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। आप देखेंगे, समझेंगे इस बात को। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। यूपी बोर्ड अलग है, हरियाणा बोर्ड अलग है, दिल्ली बोर्ड अलग है, सीबीएसई, बिहार वाला अलग है। और जो यूपी बोर्ड से पढ़ा है और एक बच्चा 5,000 महीना की फीस वाले स्कूल में पढ़ा है, डीपीएस में पढ़ा है, और पेपर एक जैसा होता है बंधुओं। जब नौकरी के लिए पेपर लिया जाता है वो पेपर एक जैसा होता है। जो बच्चा दाल खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ा है, जिसने यूपी बोर्ड की पढ़ाई पढ़ रखी है, वो सीबीएसई वाले के बराबर उसे बैठाया जाता है कि तू इसके बराबर बैठ। वो हमारे बच्चे कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे बिल्कुल भी। एक और बात आपको बता रहा हूं, गौर करना। गरीब का बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, क्या होगा? उसकी दोस्ती भी तो होगी ना फिर, और उसका दोस्त कोई डीसी बनेगा, डीएम बनेगा, कोई एसपी बनेगा। आने वाले समय में काम भी पड़ेंगे, एक दूसरे को फोन पे बात भी होती है, काम भी होते हैं, हमने देखा ऐसे। पर हमारे बच्चे वो जो स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, सरकारी में और छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी जानकारी भी हमारे जैसों के साथ ही होती है। कोई काम नहीं हो पाता है, फिर ढूंढना पड़ता है किसी बाबू को। अगर कोई जरूरत पड़ती है, किसी दूसरे बिरादरी वाले को ढूंढना पड़ता है, किसी पहुंच वाले को ढूंढना पड़ता है, तब जाकर के कहीं जाया जाता है किसी काम को कराने के लिए। बंधुओं, बहुत बड़ी बात है ये। शिक्षा के लिए काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, ऐसी व्यवस्था शुरू करनी होगी। भाई मुस्लिम भाइयों ने अपना इंतजाम कर रखा है, समझने की बात है। मुसलमान भाइयों ने अपना इंतजाम कर रखा है, अपने मदरसों की व्यवस्था उन्होंने शुरू की हुई है, उनका अपना सिस्टम है शिक्षा का। और आज मेडिकल कॉलेज उनके हैं, लॉ कॉलेज उनके हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज उनके हैं, अपना बना रखा है सारा सिस्टम। आप तो इस देश के मूल निवासी हो, आप दूसरों के टुकड़ों में कब तक पलोगे? आपकी ये व्यवस्था कब बनेगी? सतगुरु समनदास जी महाराज पता क्या कहते हैं? सतगुरु समनदास जी महाराज ये कहते हैं कि दूसरों की खोर में सानी करते हुए मरोगे क्या तुम? सारी उम्र दूसरों की खोर में सानी करोगे क्या? तुम्हारी अपनी व्यवस्था कब बनेगी ये बताओ। कुछ सुन रहे हैं जी आप? हाँ जी, सुन रहे हैं आप? ये एक प्रयास है, ये एक मुहिम है।
हमने जो मुहिम शुरू की है, हमें जमीन में दफन होना है भाइयों बहनों, हमने तो मिट्टी में दबना है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम काम कर रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें ये ना कहे कि ये कायर थे हमारे बड़े। बोलो जी संत श्री रमणेश्वर कबीरदास जी महाराज के। उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आज के समय में लड़के और लड़कियों का भेद बहुत ज्यादा है, और मैंने देखा है। भैया मेरा ही प्रोग्राम चल लेने दो, संगीत ना बजाओ, भी मोबाइलों का हो गए हैं। बड़ी कृपा चल रही है साउंड ऑपरेटर साहब की। भाई कितना भेद है भाई और बहनों में। मेरे जो बच्चे हैं, जो युवा लड़के हैं, भाई पढ़ाई का स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है उनका। मैंने देखा है कोई 8वीं है, कोई 10वीं है, कोई 12वीं है, और उसके बाद नहीं है। उसके बाद कोई डिप्लोमा कर लिया, बस वहीं पे फुल स्टॉप लग गया। और जो बहनें हैं उनमें तो खैर चलो पढ़ाई का ठीक है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी ने बीटीसी किया हुआ है, किसी ने बहन ने बीएड किया है, किसी ने एमएड किया है, काफी ठीक है। अब इससे अंतर पड़ रहा है समाज में। अंतर क्या? पिछले कार्यक्रम में बात हो रही थी बुंटा में थोड़ी सी बुंटी दी थी महाराज जी ने, और ये कहा था फिर लड़की के लिए लड़का ढूंढने जावे, मिलता नहीं कोई। क्यों नहीं मिलता? लड़की तो डबल एम में और लड़का हाई स्कूल फेल है। अब काम तो ठीक है, अब वहाँ लड़के को खुद शर्म आ रही, मैं देखने जाऊं या ना देखने जाऊं, मैं क्या दिखाऊंगा, लड़की तो डबल एम में है। भाई गड़बड़ होगी क्या? नहीं हुई, हो गई गड़बड़। अब यदि रिश्ता हो भी जाता है तो माँ फजीता, फिर लड़का खुद को कम आंकने लगता है, कमजोर समझने लगता है। बड़ी समस्या है यहाँ पर। एक छोटी सी कहानी के साथ में विराम देने जा रहा हूँ, ज्यादा देर नहीं बैठाऊंगा, सत्संग को आगे बढ़ाना है, फिर नहीं तो आवाज आने लगेगी दाएं बाएं से। एक बहन ने बहुत पढ़ाई की, अब लड़का ना मिले, कोई 10, 15, 20 कई आए और बात ना बन रही। अब की बार परिवार वालों का बहुत ज्यादा प्रेशर है, और परिवार वालों ने कहा सारी बात को हाँ कहती रहना, मना मत कर दिए बिल्कुल भी। सारे गांव में थू हो रही है कि लड़की, भाई ऐसे रिश्ता कैसे होगा। अब की बार लड़का आया बाबूजी बन के, बहुत बढ़िया, वो तो अपना जो है साफ फेशियल करा के आया बढ़िया तरीके से। सोचा लड़की पढ़ी लिखी है, भाई ठीक ठाक बन के जाना पड़ेगा। पढ़ा लिखा तो कम ही था, और पूरी बारात लेकर आया 30-35 आदमी। भाई 1-2 मेरे आपसे अनुरोध है, 1-2 काम समाज में बंद करने पड़ेंगे। क्या? एक तो मृत्यु बहुत जोन सा 13वीं का प्रोग्राम हुआ, आदमियों को बुलाओ, भंडारा हो जा, बुलाओ तो बिल्कुल बुलाओ, चाहे आदमी 1000-2000 आ जावे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी गरीब आदमी के घर पे कोई मौत होगी हो और वहां पे वो बेचारा गरीब है और उसका दिवाला हो निकल जा फिर 13वीं करने में, समझ रहे आप बात को। दूसरी बात, शादी जब होती है तो शादी में क्या करते हैं, जोर लगाते हैं पूरे, कर्ज उठा के, डीजे भी चाहिए, टूम भी चाहिए, फूम भी चाहिए, और भैया अब बस का तो जमाना नहीं रहा, गाड़ियां ले जानी पड़ेगी। जोर इतने लगा दिए 10-15 साल तक कर्ज नहीं उतरता बिल्कुल भी। आप समझ रहे हैं ना? बात तो बतानी पड़ेगी, देखो 1-2 चोट तो मारनी पड़ेगी। जलेबी खिला रखी है आपने, अब जलेबी साहब मीठी है, गोल गोल घुमा रखा है, क्या करें? 2 खाई थी, जब 2 खाई थी तो थोड़ा बहुत तो मुझे बताना पड़ेगा ही। इन चीजों को बंद करना होगा समाज में। जो दहेज प्रथा चली आ रही है, जो कर्ज लेकर के आप शादियां करते हैं और बच्चों के 10-15 साल खराब हो जाते हैं, वो व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। चाहे आश्रम में शादी कर लो, आश्रम में कर लो शादी, कोई दिक्कत नहीं है। और आश्रम में शर्म आ रही ना, मैंने कई साल तक व्यवस्था ये जारी रखी आश्रम में शादी करने की। शर्म आती थी लोगों को, कह रहे ना जी हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग ये कहेंगे कि इनका बजट नहीं था, आश्रम पे लड़की की डोली उठाई इन्होंने।
शर्म भी तो लग रही है। वहां शर्म नहीं आती जब कई साल तक कर्ज नहीं उतरता, वहां शर्म कहां चली जाती है। जब दूसरे के यहाँ नौकर लगना पड़ता है वहां शर्म कहां चली जाती है। जब कोल्लू कलेसरों में जाना पड़ता है वहां शर्म कहां चली जाती है। जब भट्टे पे ईंट पादनी पड़ती है कर्ज उतारने के लिए, वहां पर शर्म कहां चली जाती है। फिर ये बहुत सारी व्यवस्था है भाइयों बहनों, इस पर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, 30-35 आदमी आगे सुन रहे हैं आप, एक बार जयकारा बोलिए। बोलो जी संत श्री रमणेश्वर गुरुदास जी महाराज के। अब बहुत सारे प्रश्न पूछा कर लड़की से, प्रश्न पूछे लड़के की माँ भी आई, उसे तो अपना जुगाड़ देखना था। कहने लगी खाना बनाना आवे तेरे से। लड़की ने कहा हाँ जी आवे हैं। लड़के की बहन आ रखी थी, कहने लगी स्वेटर वाटर बुनने कुछ या नहीं। उसने कहा हाँ जी वो भी आवे। अच्छा कढ़ाई सिलाई भी आवे। ओ भाभी भी थी एक, उसने कहा एक बात बता नाचना भी आवे। उसने कहा हाँ, पहले ही पढ़ा रखी थी लड़के को, हाँ करती रही है। भाई जितने भी आदमी आए हुए थे सबने एक एक प्रश्न पूछा। लड़की का दिमाग हो गया खराब, डबल एम में पढ़ी हुई थी। कहने लगी जी गुस्ताखी माफ हो, एक प्रश्न मुझे भी पूछना दूल्हे से, इससे लड़के से पूछना। अब लड़के से यदि प्रश्न की बात करें, लड़का तो घबरा जावे, आज के टाइम में भी घबरा जाएगा, पता नहीं क्या पूछेगी। अकेले में पूछना जी सबके सामने है? नहीं सबके सामने ही पूछ लूंगी मैं तो। कहने लगी एक बात बताओ हारमोनियम बजाना आवे तुम्हारे से? उसने कहा जी ना। ढोलक बजानी आवे? जैसे ढोलक मास्टर बैठे हैं राहुल दास जी, उसने कहा जी ना। कहने लगी जब मैं गाऊंगी और नाचूंगी ढोलक क्या तेरा बाप बजाएगा फिर? बोलो जी संत श्री रमणेश्वर गुरुदास जी महाराज की। भाई मुझे रिश्ता नहीं करना, अब जाओ, ठीक है। ऐसा ऐसा समय भी होता है बंधुओं, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और लड़कों से मेरा विशेष भाई एक निवेदन है, निवेदन मानो या इसको चेतावनी मानो। और यदि नहीं जागे ना तो आने वाले टाइम में तुम्हें बर्तन मांजने पड़ेंगे, घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी, गोबर कूड़ा भी करना पड़ेगा, बच्चों की नाक भी साफ करनी पड़ेगी, पोटी भी साफ करनी पड़ेगी। जो पढ़ोगे नहीं काम नहीं करोगे कहीं, घर वाली तो जाएगी ड्यूटी और तुम्हें देनी पड़ेगी घर की ड्यूटी। फिर वो काम तुम्हारे पे हो जाएगा बच्चों के लालन पालन का। इसलिए जाग जाओ, अभी होश में आ जाओ, चेत जाओ और कुछ आगे बढ़ो। बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। भाई 1-2 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं, परेशान ना हो आप। बस 1 या 2 मिनट मुश्किल से लगेगी। एक संदेश रह गया आपके लिए। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के आदेश से जगाधरी में जो हमने व्यवस्था शुरू की, बहनों के लिए भी सेल्फ डिफेंस की व्यवस्था शुरू की। एक बेटी हमारी ऐसी मार्शल आर्ट में प्रवीण है वो, और मार्शल आर्ट में प्रवीण ऐसी, एक बार स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा लड़कियों से तो तू लड़ ली, अब का जो तेरा कंपटीशन होगा वह लड़कों के साथ होगा। बंधुओं 2 लड़कों के दांत तोड़ दिए उसने, 2 लड़कों के मेरी बेटी ने दांत तोड़ दिए। मेरी बेटी बैठी है, बहनें बैठी है, अब उसे राखी बांधने की जरूरत थोड़ा ही है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना और कहीं भीड़ पड़ी तो वहां मुझे बचाने आना। भाई उसके राखी बांधे कि बहन तू ही बचा लिया कि मुझे, अगर मुझे जरूरत पड़ने लगी। समाज में ऐसी व्यवस्था हमें लागू करनी होगी कि मेरी बेटी मेरी बहन वो शेरनी हो, शेरनी। और मेरे बच्चे, ये जो भाई बैठे हैं ना, ये नौजवान है जो छोटी पौध है, ये भी दहाड़े तो दूसरे का पेशाब निकल जाए, ऐसी व्यवस्था हमने शुरू करनी होगी। सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा की व्यवस्था हमने करनी होगी। और जो सारी व्यवस्था वहां कर रखी ना भाई, अब तो आपके गांव में रहना और हाँ जी कहना, उधर का तो देख ही रही है, टीम है मेरे पास, बहुत मजबूत टीम है वहां पर। सारा कार्य बहुत बढ़िया हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे भी मैं ये चाहता हूँ, ये तो मेरी जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश, यहाँ तो मेरा जन्म हुआ है, मेरे भाई बैठे हैं यहाँ, मेरी बेटी बहनें बैठी है, भाई बंधु है सब। यहाँ के लिए भी मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसी व्यवस्था लागू हो। तो इस व्यवस्था को लागू करने में आपके सहयोग की आवश्यकता है। भाई आप सहयोग करेंगे, साथ देंगे क्या? शर्माओ ना भाई, देखो
कुछ के हाथ दुखने लगे होंगे, नीचे कर लिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका सहयोग मिलेगा। आप यही कहें ना कि हम साथ में खड़े हैं, आप यदि साथ ही खड़े रहें तो उससे ही बहुत बल मिलेगा, मुझे बहुत काम हो जाएगा। आने वाले 10 वर्षों का हमारा लक्ष्य है कि समाज में बदलाव होगा, जरूर होगा। बोलो जी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के। एक निमंत्रण के साथ मैं रजा चाहता हूँ, रचना को विराम देने जा रहा हूँ। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष महंत सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 172वें प्रकट दिवस के मौके पर गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में एक भव्य सत्संग समारोह होने जा रहा है। 27 अक्टूबर की रात्रि में आप सबके लिए निमंत्रण है, भाई निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए, जरूर पहुंचना है आपने। और 27 अक्टूबर के बाद गुरुगद्दी ऊन में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू होने जा रहा है और बच्चों के लिए 3 दिन का एक शिविर भी लगेगा, जिसमें बच्चों को सेल्फ डिफेंस की भी सिखाया जाएगा और भी कई बहुत सारी बातें सिखाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक साहब को और भाट्टू वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जलेबी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका कई बार खिला दी जलेबी भी। दूसरा कार्यक्रम है आपके बीच यहाँ। जय श्री गुरु रविदास जी महाराज, जय सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, जय सतगुरु समनदास जी महाराज। सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी।